ओके दोस्तों, तो आफ्टर 2 ब्लॉक प्रॉब्लम्स वी मूव ऑन टू द मोर इंटरेस्टिंग केस, दैट इज द 3 ब्लॉक प्रॉब्लम। ठीक है, 3 ब्लॉक प्रॉब्लम में क्या है, 2 ब्लॉक प्रॉब्लम पे हमने जो भी पढ़े थे वही सारी चीज यहां पर इस्तेमाल करना है। तो मैं क्वेश्चंस के थ्रू धीरे धीरे इसको बिल्डअप करेंगे। तो सबसे पहले एक सिंपल केस लेकर चालू करते हैं। लेट्स सी क्या बोला है। मेरे पास 3 1 kg का ब्लॉक एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, जो पहला 2 सरफेस है उनके बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.8, अगला 2 सरफेस के बीच में है 0.3। ग्राउंड और नीचे वाला 1 kg के बीच में कोई भी हमारा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, राइट। तो क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स सच दैट ऑल द 3 ब्लॉक्स स्लाइड टुगेदर। ठीक है, फाइंड द मिनिमम फोर्स फॉर विच द ऑल 3 ब्लॉक्स आर सेपरेटेड। ठीक है, and find the acceleration of the blocks and the friction at all surfaces for F equals to 3 Newton and F equals to 15 Newton. Now, एक एक करके एनालाइज करना चालू करते हैं। ठीक है, ध्यान दो यहां का जो मेरा लिमिटिंग फ्रिक्शन है FL1, that will be nothing but 0.3 into 10 into 2, that will be 6 Newton। और यहां का जो हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन है FL2, that will be 0.8 into 10 into 1, and that will be equals to 8 Newton। Now, ground is smooth, ग्राउंड जो है वो मेरा स्मूथ है, तो इसका सिंपल सी बात है, at first slipping occurs there, ठीक है, and all 3 जितने भी 3 है मूव टुगेदर। ठीक है, फोर्स का वैल्यू स्टार्टिंग में बहुत कम था, बट जितना भी कम था नीचे तो हमारा स्लिपिंग हो ही जाएगा और तीनों बॉडी जो है वो हमारा साथ पे मूव करेगा। ठीक है, राइट। अच्छा, सो व्हाट विल बी द एनालिसिस। तीनों को अगर मैं कंबाइंड मास मान लेता हूं तो F विल बी इक्वल्स टू 3a, यानी A एक्सीलरेशन जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू F by 3। So that is going to be the common acceleration। ठीक है, अब एनालाइज करते हैं तीनों ब्लॉक को अलग अलग से। ध्यान दो, सबसे ऊपर वाला जो 1 kg है इसके यहां से F लग रहा है और इसका पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है F1, जिस कारण पे ये एक्सीलरेशन A से जा रहा है। नाउ यहां पर अगर हम ध्यान दें, इसके ऊपर यहां पर इस तरफ लगेगा F1, नीचे जो है वो मेरा लगेगा F2, इस कारण पे ये A से मूव करेगा। और सबसे नीचे वाला ब्लॉक को अगर हम एनालाइज करें तो इसके ऊपर तो केवल और केवल F2 ही लगेगा, जिसके कारण ये A से एक्सेलरेट करेगा। अगर तीनों साथ में मूव कर रहा है तो ये चीज जो है वो मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं। सो F माइनस F1 इज इक्वल्स टू A, F1 माइनस F2 दैट इज इक्वल्स टू A, एंड F2 दैट इज इक्वल्स टू A। तो ये जो तीनों रिलेशन है इस पे मैं लिख सकता हूं। तो A का वैल्यू तो मैं जानता हूं F by 3, सो ऑब्वियस सी बात है F2 का वैल्यू जो होगा दैट विल बी F by 3, एंड F1 की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू 2F by 3। ठीक है, तो ये तीनों तो हमारा साथ में चलता रहेगा। तो अब सवाल ये है,
where does first slipping फर्स्ट मतलब मैं इन सर्फेसिस के बीच में, वो फर्स्ट तो ऑब्वियसली ग्राउंड है, वो तो बात छोड़ो। Where does the first slipping occur? ये तो मेरा मुद्दे की बात है। सो मान लो, अगर मान लो वो हमारा टॉप 2 ब्लॉक्स में होता है, मान लो हमारा ये टॉप 2 ब्लॉक्स में होता है, सो ऑब्वियसली बात है वहां पे हमारा F1 जो हमारा इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन है F1, वो हमारा 8 न्यूटन हो जाना चाहिए। ठीक है, सो 2F by 3 must be equals to 8 न्यूटन। तो F हमारे पास हो जाना चाहिए 12 न्यूटन। अगर हमारा यहां पर हो रहा है, तो टॉप 2 ब्लॉक्स में अगर हो रहा है, तो इन दैट केस जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, वो एक्सटर्नल फोर्स हमारा हो जाना चाहिए 12 न्यूटन। और वहीं पे अगर हमारा बॉटम 2 ब्लॉक्स है, वहीं पे अगर हमारा बॉटम 2 ब्लॉक्स में पहला स्लिपिंग हो रहा है, तो वहां पर यहां पे हमारा लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन हिट कर जाना चाहिए, यहां पर हमारा लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन हिट कर जाना चाहिए। तो F2 जो है, दैट F2 मस्ट बी इक्वल्स टू 6 न्यूटन। F2 हमारा 6 न्यूटन हो जाना चाहिए। और F2 अगर F2 का वैल्यू हमने कितना निकाले हैं, F/3, सो F/3 will be equals to 6, यानी F equals to 18 न्यूटन। So we have to realize जो 12 न्यूटन F को मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं, 12 न्यूटन जब एक्सटर्नल फोर्स है, तभी मेरा पहले इन दोनों के बीच में स्लिपिंग हो जाता है। पहला मेरा इन दोनों के बीच में स्लिपिंग हो जाता है। तो सवाल यहां पर यह है, 18 न्यूटन तो हिट भी नहीं कर पाएगा, उससे पहले ही 12 न्यूटन पे यहां पर स्लिपिंग हो जाएगी। सो F max will be equals to 12 Newton for which they move together। वो हमारे सारे साथ में मूव कर रहा है, इसके लिए हमारा 12 न्यूटन एट मैक्स जो है वो हमारा 12 न्यूटन का फोर्स होगा। ठीक है, नाउ ट्राई टू रियलाइज, एक बार जैसे ही 12 न्यूटन हिट कर चुका है, यहां पर मेरा F हो जाएगा और यहां का फ्रिक्शन जो है वो मेरा 8 न्यूटन पे फिक्स हो जाएगा और इसका एक्सीलरेशन A1 जो होगा, A1 विल बी सिंपली इक्वल्स टू F माइनस 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ऊपर वाले पे तो ये हो जाएगा और नीचे का दोनों ब्लॉक के बारे में अगर मैं देखूं, अभी नीचे का दोनों सेपरेट नहीं हुआ है, बट अब एक प्रॉब्लम हो गई है। अब क्योंकि यहां पर स्लिपिंग हो चुकी है, तो इसका टॉप सरफेस पे वैल्यू जो है वो 8 न्यूटन तो मेरा फिक्स हो गया है। तो यहां पर मेरा 1 kg और 1 kg का ब्लॉक है, तो इसका जो कंबाइंड सिस्टम का A2 है, A2 मेरे पास सिंपली आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड अगर मैं ध्यान दूं, दिस इज नेवर going to change।
This is never going to change. ठीक है, समझ में आया? सॉरी। तो ये अगर हमारा चेंज नहीं कर रहा है तो सिंपल सी बात है, अगर मैं नीचे वाला ब्लॉक को एनालाइज करूं, यहां पर तो हमारा F2 लगेगा और ये 1 kg का ब्लॉक मेरा इस तरफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है, तो F2 का वैल्यू तो 4 न्यूटन हो जाएगा ऑलवेज, एंड दैट इज लेस देन 6 न्यूटन, जो कि यहां का दोनों के बीच का लिमिटिंग वैल्यू है। सो ट्राई टू रियलाइज, सेकेंड वाले क्वेश्चन का आंसर है इट डज नॉट एग्जिस्ट। देयर इज नो वैल्यू ऑफ F, there is no value of F for which all 3 blocks get separated. ऐसा कोई फोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है जिसके चलते तीनों ब्लॉक जो है वो हमारा सेपरेट होगा। नीचे का जो दोनों ब्लॉक है वो हमेशा ही हमारा साथ में मूव करेगा। नाउ ट्राई टू रियलाइज फोर्स जब तक ना हमारा 12 न्यूटन को हिट करेगा तब तक हमारा ये पूरा का पूरा कंबाइंड सिस्टम जो है वो हमारा साथ में मूव करेगा, कॉमन एक्सीलरेशन होगा। 12 से बड़ा होते ही ऊपर वाला ब्लॉक हमारा सेपरेट हो जाएगा और नीचे का दोनों ब्लॉक हमेशा जिंदगी भर के लिए 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलता रहेगा। ठीक है, अच्छा, सो यहां पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जो फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड F एट ऑल द सर्फेसेस फॉर F इक्वल्स टू 50 न्यूटन एंड 3 न्यूटन। तो F अगर मेरा 15 न्यूटन है तो ये मेरा 12 न्यूटन से बड़ा वाला केस है। यहां पर F को 15 पुट कर दो तो A1 जो होगा दैट विल बी 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड A2 विल बी A3 दैट विल बी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जो फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू है इन दोनों सरफेस के बीच का जो वैल्यू है F2 दैट विल बी 8 न्यूटन। और जो हमारा इन दोनों सरफेस के बीच का जो वैल्यू है F1 दैट विल बी 8 न्यूटन एंड F2 दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 4 न्यूटन। 15 न्यूटन के केस में तो ये है। अच्छा, अगर मेरा F 3 न्यूटन होगा तो तीनों का एक्सीलरेशन कॉमन होगा, तो इन दैट केस मेरा ये वाला केस बनेगा। तो सिंपली मेरे पास क्या लिखूंगा मैं, A1 इक्वल्स टू A3 विल बी इक्वल्स टू F by 3 दैट इज इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड F1 जो होगा यहां पर दैट इज 2F by 3 दैट विल बी इक्वल्स टू 2 न्यूटन एंड F2 दैट इज F by 3 दैट इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन। तो ये है मेरा सारे फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू। सो दिस क्वेश्चन इज डन। तो 2 ब्लॉक से ही मैं इंस्पायर हो रहा हूं। अभी नीचे वाले पे फ्रिक्शन नहीं है, जिंदगी थोड़ी आसान है। तो चलो अब एक काम करते हैं, रिपीट। इफ म्यू बिटवीन bottom 2 blocks, mu between bottom 2 blocks, that will be equals to 0.1. So 0.1 होते ही ये वाला वैल्यू जो होगा वो 2 न्यूटन होगा।
0.1 होते ही वो तो मेरा 2 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो मान लो यहां पर भी क्वेश्चन वही आएगा, तो वेयर डज फर्स्ट स्लिपिंग ऑकर्स, पहला स्लिपिंग जो है वो कहां पर हो रहा है? तो अगर टॉप 2 पर होता है, अगर टॉप 2 पर होता है तो F1 हमारा 8 न्यूटन होना चाहिए, यानी 2F/3 मेरा 8 होना चाहिए, तो F जो है हमारे पास 12 न्यूटन होना चाहिए। वहीं पे अगर मान लो हमारा बॉटम 2 होता है, वहीं पे अगर हमारा बॉटम 2 होता है तो F2 जो है वो मेरा लिमिटिंग वैल्यू कितना आएगा? 0.1 इंटू 10 इंटू 2, दैट विल बी 2 न्यूटन। तो F/3 इक्वल्स टू 2, यानी F विल बी इक्वल्स टू 6 न्यूटन। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर अगर हम ध्यान दें, F max will be equals to 6 Newton. They move together. दोनों हमारा साथ में मूव करे, तो उसके लिए तो हमारा F max जो है वो 6 न्यूटन है। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या होगा? ध्यान दो, एकदम ऊपर वाला ब्लॉक के बारे में अगर देखूं मैं, यहां पर मेरा F है, यहां पर जो है मेरा F1 है, इसका एक्सीलरेशन A है, यहां पर F है, बट यहां पर 2 का वैल्यू जो है वो हमारा फिक्स हो चुका है। अभी तक ये सेपरेट आउट नहीं हुआ है, तो ये A है, और एकदम नीचे वाला ब्लॉक जो है उसके ऊपर तो 2 न्यूटन फिक्स हो गया है, तो इसका एक्सीलरेशन A3 जो आएगा वो तो अब हमेशा के लिए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के फिक्स हो गया, वो तो मेरा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से फिक्स हो गया। अब इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं। सो मैं क्या लिख सकता हूं बताओ? F minus F1 equals to A, and F1 minus 2 is also equals to A. So F minus 2 equals to 2A. F minus 2 will be equals to 2A. ठीक है, and what will be the value of F1? तो F जो हमारा A होगा that will be F/2 minus 1. So F1 जो आएगा A plus 2 F/2 plus 1 न्यूटन। एंड ध्यान दो, इसका जो लिमिटिंग वैल्यू है वो है मेरा 8 न्यूटन। सो दिस मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू 8। तो F जो होना चाहिए दैट मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू 14 न्यूटन। तो ध्यान देना, F minimum equals to 14 Newton. All three get separated. जैसे 14 न्यूटन से थोड़ा सा भी मैं बढ़ाऊंगा तो तुरंत इन दैट केस हमारा सेपरेट आउट हो जाएगा। एंड उससे ज्यादा अगर मैं फोर्स को रखूंगा, तो ध्यान दो, ये वाला मेरा F है, यहां पर तो 1 न्यूटन का फिक्स वैल्यू है। ठीक है, सो A1 will be equals to F minus 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और सेकेंड और थर्ड ब्लॉक का एक्सीलरेशन अब हमारा फिक्स हो जाएगा,
तो जो मेरा सेकंड ब्लॉक है इसके ऊपर आगे तो 8 लगेगा ही लगेगा, पीछे 2 लगेगा, और इसका एक्सीलरेशन a2 है, तो a2 का वैल्यू मेरा फिक्स हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो एकदम नीचे वाला ब्लॉक है इसके ऊपर तो हमेशा ही 2 न्यूटन लगेगा, तो सिंपली जो एकदम नीचे वाले का एक्सीलरेशन होगा दैट विल बी 3 मीटर पर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब अगर बोलेगा जो 3 और 15 के लिए केस बताओ, सिंपल है, ठीक है। 3 तो अभी भी ये वाला सिनेरियो है, उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तो उसमें तीनों साथ में मूव करेगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। और 15 न्यूटन के केस में हमारा जो होगा, पहले वाले का होगा 7, दूसरे वाले का होगा 6, तीसरे वाले का होगा 2। बीच में अगर 9 न्यूटन के लिए कोई पूछेगा तो 9 जो है वो मेरा 6 और 14 के बीच में है, तो ये वाले केस से आएगा यहां पर 6 हो गया है, तो नीचे वाले का एक्सीलरेशन तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पे फिक्स होगा। बाकी इन दोनों का कंबाइंड मास की तरह मूव होगा। F अगर मेरा 9 पुट हुआ तो A मेरे पास हो जाएगा कितना, 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड इस F2 का वैल्यू तो 2 न्यूटन पे फिक्स है, और F1 की जो वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 5.5 न्यूटन। दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 5.5 न्यूटन, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रॉब्लम को एनालाइज करके आगे बढ़ सकते हैं। इवेंचुअली यहां पर भी फ्रिक्शन आएगा, कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी बढ़ेगी, लेकिन मेन मुद्दा जो है वो तो हमारा यही रहने वाला है। ओके दोस्तों, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास 1 kg का 3 ब्लॉक जो है वो मेरा वर्टिकली रखा हुआ है, और यहां पर जो बीच वाले 1 kg है उस पर मैं एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। जो हमारा रिलेवेंट फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो दिया हुआ है। तो पहला सवाल तो ये है, व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स सच दैट द सिस्टम और एनी पार्ट ऑफ इट स्टार्ट मूविंग। दूसरा, फाइंड द फोर्स फॉर विच द स्लिपिंग स्टार्ट बिटवीन द सरफेस A एंड B एंड देन द सरफेस B एंड C। तो हम किस तरीके से निकालेंगे इसके बारे में देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले वी स्टार्ट विद द लिमिटिंग फ्रिक्शंस। जो FL1 है, पहले वाले का जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा 0.1 इंटू 1 इंटू 10, तो ऊपर का दोनों सरफेस के बीच में तो 1 न्यूटन है, ठीक है। FL2 दैट विल बी 0.4 इंटू 2 इंटू 10, दैट इज इक्वल्स टू 8 न्यूटन, एंड FL3 दैट इज 0.2 into 3 into 10, that is equals to 6 न्यूटन। अच्छा, पहला स्लिपिंग A और B के बीच में नहीं हो सकता है भाई, B जब तक मूव करेगा ही नहीं। ध्यान दो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। जो मेन बात यह है, अगर B मूव, ग्राउंड मूव नहीं किया है, ये वाला सरफेस मूव नहीं किया, तो B मूव नहीं किया है। जब तक B मूव नहीं किया है तब तक A और B के बीच में पहला स्लिपिंग होना तो संभव ही नहीं है। यह कॉन्सेप्ट मैंने 2 बॉडी सिस्टम पर भी समझाया था। तो फर्स्ट स्लिपिंग ऑकर्स आइदर बिटवीन B and C or between ग्राउंड एंड सी, ठीक है। जो पहला स्लिपिंग है वो या तो B और C के बीच में होगा या तो ग्राउंड और C के बीच में होगा। अच्छा, अगर मैं ये वाला चीज को समझूं, ये दोनों बॉडी को पूरा धकेल देने में, इसको फिक्स रखते हुए जो मुझे फोर्स चाहिए होगा वो 8 न्यूटन चाहिए होगा, और ये तीनों को साथ में रखते हुए पूरा सिस्टम को धकेलने में मुझे मिनिमम 6 न्यूटन चाहिए होगा। तो सिंपल सी बात है, एज FL3 इज लेस देन FL2, फर्स्ट स्लिपिंग ऑकर्स बिटवीन ग्राउंड एंड C।
और जो हमें मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा दैट विल बी इक्वल्स टू 6 न्यूटन। और जैसे 6 न्यूटन हो जाएगा, all 3 blocks will move together। तीनों के तीनों ब्लॉक्स जो है वो हमारा साथ में मूव करेगा। तो तीनों बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। सबसे ऊपर वाले के लिए वहां पर तो केवल और केवल F1 ही लगेगा, वो भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो F1 विल बी इक्वल्स टू A। बीच वाला बॉडी के लिए यहां पर F लग रहा है, पीछे मेरा F1 लग रहा है, और मान लो पीछे मेरा F2 लग रहा है, पीछे मेरा F2 लग रहा है, और इसका भी एक्सीलरेशन A है। तो F माइनस F1 माइनस F2 दैट इज इक्वल्स टू A। और लास्ट वाला एकदम नीचे वाला बॉडी के लिए फॉरवर्ड मेरा F2 लग रहा है, बैकवर्ड मेरा, यहां पर तो 6 न्यूटन फिक्स हो गया क्योंकि यहां पर एक बार स्लिपिंग हो चुकी है। तो सिंपल सी बात है, जो मेरा F2 माइनस 6 है वो भी तो हमारा A हो जाएगा। So these are the 3 equations that we can see। अच्छा, तीनों इक्वेशन को ऐड करते हुए मैं सिंपली लिख सकता हूं, वो ऐसे भी देख सकते थे, तीनों बॉडी अगर हमारा साथ में मूव किया है तो बाकी सारे F1 और F2 तो इंटरनल फोर्स है, 2 ही एक्सटर्नल फोर्स है F और 6। तो F माइनस 6 विल बी सिंपली इक्वल्स टू 3A। तो एक्सीलरेशन A जो आएगा F बाई 3 माइनस 2। ठीक है, राइट। ये वाला पार्ट हो चुका है 6 न्यूटन का। अब ये बी पार्ट के लिए मेहनत है। अब देखना पड़ेगा जो कौन सा स्लिपिंग पहले हो रहा है, ए और बी के बीच में या बी और सी के बीच में। लेट्स सी। सो F1 जो होगा वो तो मेरा A के इक्वल है, तो F बाई 3 माइनस 2 होगा, और इसका जो वैल्यू है दैट मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू 1 न्यूटन। तो F जो होगा दैट मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू 9 न्यूटन। तो 6 न्यूटन पे पहली बार चलेगा, 9 न्यूटन पे यहां पर स्लिपिंग हो जाना चाहिए। अभी मालूम नहीं है, देखना पड़ेगा, क्योंकि एक तो नीचे वाला केस भी अभी बचा हुआ है यहां पर। और जो हमारा F2 है दैट इज इक्वल्स टू 6 प्लस A, दैट विल बी F बाई 3 प्लस 4। एंड ये अगर F बाई 3 प्लस 4 है, ये हमारा डेफिनेटली लेस देन और इक्वल्स टू 8 न्यूटन होना चाहिए। सो F मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू 12 न्यूटन होना चाहिए। तो 9 न्यूटन पे A और B के बीच में स्लिपिंग होगा, 12 न्यूटन पे हमारा B और C के बीच में स्लिपिंग होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ये वाला स्लिपिंग जो है वो पहले हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका है, दैट इज व्हेन F इज इक्वल्स टू 9 न्यूटन, स्लिपिंग ऑकर्स between A and B। एंड A और B के बीच में स्लिपिंग होते ही अगर हम A के बारे में देखें तो इसका जो है यहां पे तो हमारा 1 न्यूटन का वैल्यू फिक्स हो गया है। तो इसका जो हमारा एक्सीलरेशन होगा दैट विल बी सिंपली 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये अब जिंदगी भर के लिए फिक्स हो गया। यहां पर 1 न्यूटन है, वो मेरा मूव नहीं करेगा। और अब जो है B और C मेरा कंबाइंड बॉडी की तरह मूव करेगा, यानी B के ऊपर जो लगेगा
यहां पर पीछे की तरफ 1 लग रहा है, आगे की तरफ F लग रहा है, यहां पर F2 लग रहा है और इसका एक्सीलरेशन है A2। और C के लिए अगर हम देखें, ऊपर हमारा F2 लग रहा है, यहां पर हमारा 6 लग रहा है, तो इसका भी एक्सीलरेशन A2 ही होगा। तो इसका जो रिलेवेंट इक्वेशन है मैं क्या लिख सकता हूं, F माइनस F2 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू A2 एंड F2 माइनस 6 दैट इज इक्वल्स टू A2। तो A2 मेरे पास हो जाएगा F माइनस 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी बाय 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मेरा A2 हो जाएगा। सो F2 मेरे पास कितना आ जाएगा, A2 प्लस 6 यानी F माइनस 7 बाई 2 प्लस 6 यानी दैट विल बी इक्वल्स टू F प्लस 5 बाई 2 न्यूटन। And try to realize this has to be less than or equals to 8 न्यूटन। ये हमारा 8 न्यूटन जो है उससे हमारा कमी होना चाहिए। So simply I can say F must be less than or equals to 11 न्यूटन। तो 11 न्यूटन पे ये हमारा जो है वो हमारा सेपरेट हो जाएगा, 11 न्यूटन पे ये हमारा सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले 6 न्यूटन पे यहां पर स्लिपिंग हुआ, 9 न्यूटन पे यहां पर स्लिपिंग होगा और 11 न्यूटन पे यहां पर स्लिपिंग हो जाएगा। और जैसे ये स्लिपिंग होगा तो सिंपल सी बात है, पहले लिख देता हूं, when F is equals to 11 Newton, slipping occurs between B and C. The slipping that occurs between B and C. ठीक है, और स्लिपिंग जो है वो अगर मेरा B और C के बीच में हो रहा है तो सिंपल सी बात है, व्हाट आई कैन राइट इज, इसके बाद यहां पर तो 1 मेरा पहले ही फिक्स हो गया था, यहां पर जो होगा मेरा F2 का वैल्यू अब फिक्स हो जाएगा 8 पे और ये मेरा हो जाएगा F। तो इसका जो एक्सीलरेशन होगा A2 विल बी सिंपली इक्वल्स टू F माइनस 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज फॉर B। और C पे तो दोनों हमारा आ चुका है, ये हमारा 8 है, इस तरफ हमारा 6 है, तो A3 जो आएगा दैट विल बी सिंपली 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो जाएगा मेरा B और C का एक्सीलरेशन फाइनल। इसका एक्सीलरेशन अनरेस्ट्रिक्टेडली बढ़ता रहेगा, जैसे हम F को बढ़ाएंगे ऊपर वाले का एक्सीलरेशन 1 पे फिक्स हो जाएगा, नीचे वाले का एक्सीलरेशन जो है वो हमारा फिक्स हो जाएगा 2 पर, एंड देन ऊपर बीच वाले का एक्सीलरेशन जैसे जैसे F बढ़ेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 2 इट विल इंक्रीज अप टू इनफाइनाइट डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ F। सो ग्राउंड पे फ्रिक्शन वाला केस भी हमने किए हैं, धीरे धीरे और भी प्रॉब्लम्स करेंगे, लेकिन मुद्दा तो हमारा यही रहने वाला है, इस बात को हम सबसे पहले समझ लेते हैं। ओके दोस्तों, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। 2 kg 3 kg और 4 kg के ब्लॉक्स हैं, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस आर गिवन टू अस। यहां पर मैंने एक फोर्स लगा रहा हूं जो टाइम वेराइंग है, वो है मेरा 2t। ड्रॉ द एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर ऑल दी ब्लॉक्स। अच्छा, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शंस देख लेते हैं। जो हमारा FL1 है, दैट FL1 विल बी इक्वल्स टू 2 into 10 into 0.1 2 न्यूटन।
FL2 जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 3 इंटू 10 इंटू 0.5 दैट विल बी 15 न्यूटन। ठीक है, एंड FL3 जो होगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा 0.1 इंटू 10। में 3 क्यों लिखा है यहां पे, सॉरी यहां पे 5 आएगा, सॉरी ये 25 न्यूटन है। एंड दिस विल बी 2 3 5 और 9 दैट इज इक्वल्स टू 9 न्यूटन। अच्छा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू जहां पर फोर्स भी दिखाया हूं उस पे बहुत सिंपल सी बात है, सी अगर मेरा मूव नहीं करेगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो कोई भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट स्लिप ऑकर्स बिटवीन सी एंड ग्राउंड। जो पहला स्लिप है वो मेरा सी और ग्राउंड के बीच में ही हो सकता है, कहीं भी और होना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, राइट। एंड इसके लिए जो हमारा मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स चाहिए होगा वो इस पॉइंट का लिमिटिंग वैल्यू को पार करना चाहिए। तो 2t इज इक्वल्स टू 9 2t नॉट। तो पहला जो होगा t नॉट दैट विल बी 4.5 सेकेंड। और इसके बाद तीनों ब्लॉक्स हमारा साथ में मूव करना चालू करेगा। सो जो चीजें आएंगे वो देख लो। ए ब्लॉक के लिए हमारे पास केवल यहां पर फ्रिक्शन F1 लगेगा, इसका एक्सीलरेशन A है। बी के लिए पीछे की तरफ F1 लगेगा, आगे की तरफ F2 लगेगा, और जिस कारण पे इसका भी एक्सीलरेशन A है। और लास्ट में C के ऊपर अगर हम देखें तो यहां पर तो हमारा बैकवर्ड F2 लग रहा है, ग्राउंड में स्लिपिंग हो चुका है तो यहां का फ्रिक्शन फिक्स है एट 9 न्यूटन, और यहां पर फोर्स F लगेगा तो इसका एक्सीलरेशन A हो जाएगा। राइट। सो मैं क्या लिख सकता हूं, F1 इक्वल्स टू A, F2 माइनस F1 इक्वल्स टू A, एंड F माइनस F2 माइनस 9 इक्वल्स टू A। जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो है मेरा F माइनस 9। ठीक है, सॉरी A क्यों लिख रहा हूं, क्या कर रहा हूं वापस, अभी तक 1 kg में हूं, सॉरी। ये 2A है, ये 3A है, और ये जो है वो 4A है। ठीक है, सॉरी। तो मेरे पास हो जाएगा 2 3 4 9A हो जाएगा। तो A मेरे पास आ जाएगा F/9 माइनस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो A मेरे पास आ गया है F/9 माइनस 1। तो F1 का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे पास 2A, यानी 2F/9 माइनस 2, एंड दैट मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू 2। राइट, दैट मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू 2। तो यहां पर मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी F/9 मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू 2, यानी F मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू 18 न्यूटन। ठीक है, F मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू 18 न्यूटन। और ये वाला चीज जो हमारा हिट करता है वो मेरा करता है T1 पे, दैट विल बी इक्वल्स टू 9 सेकेंड, क्योंकि 2T है। तो अगला स्लिप यहां पर जो है वो मेरा 9 सेकेंड पर हिट करता है। एक बार के लिए F2 देख लेता हूं कितना है। F2 जो है वो है मेरा F1 2F/9 माइनस 2 प्लस A 3A F/3 माइनस 3। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो 5F/9
-5, ठीक है, एंड दैट मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू 25। तो F लेस देन और इक्वल्स टू, यहां पर हो जाएगा मेरे पास 30, तो 6, सो दैट विल बी 54 न्यूटन। ऑब्वियसली बात है ये हमारा पॉसिबल नहीं है, उससे पहले तो 18 न्यूटन ही हिट हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, एट t इज इक्वल्स टू 9 सेकेंड, t इक्वल्स टू 9 सेकेंड पर स्लिपिंग बिटवीन A and B occurs. Slipping between A and B occurs. ठीक है, तो जैसे यहां पे स्लिपिंग हो जाएगी, व्हाट विल हैपन, ध्यान दो। अगर हम पुट करते हैं, अगर हम देखते हैं, इसके ऊपर जो फ्रिक्शन है वो तो 2 में फिक्स हो जाएगा, दिस इज माई ए, और इसका एक्सीलरेशन को अगर मैं A1 बोलता हूं तो A1 का वैल्यू तो मेरा फिक्स हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो सबसे पहले ग्राउंड और सी के बीच में स्लिपिंग हुई, देन अगला स्लिपिंग हो गया है ए और बी के बीच में। बी और सी मेरा कंबाइंड पार्टिकल की तरह अभी भी मूव कर रहा है, यानी इन दोनों का एक्सीलरेशन तो अभी भी इक्वल होगा। इसके ऊपर बी के ऊपर पीछे की तरफ 2 लगेगा, यहां पर F2 लगेगा, मास जो है उसका है 3, ठीक है, मास जो है वो है मेरा 3। तो मेरे पास इसका एक्सीलरेशन को अगर मैं A2 बोलता हूं तो F2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3A2, राइट। एंड लास्ट अगर मैं C के बारे में देखूं, इसके ऊपर पीछे की तरफ F2, ग्राउंड जो है वो तो मेरा 9 लगाएगा ही लगाएगा, इस तरफ है F, इसका भी एक्सीलरेशन है A2, तो F माइनस 9 माइनस F2 दैट इज इक्वल्स टू 4A2। ये मेरा सिनेरियो होने वाला है। सो इन दोनों का इक्वेशन से मैं एक चीज कर सकता हूं, दोनों को ऐड कर दूं तो F माइनस 11 विल बी इक्वल्स टू 7A2। तो A2 मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी F माइनस 11 बाई 7, ठीक है। सो F2 मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 प्लस 3A2, so that will be 3F minus 19 by 7 न्यूटन। एंड ये वाला जो होना चाहिए दैट मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू 25। सो यहां पर अगर हम ध्यान दें, 3F माइनस 19 must be less than or equals to 175, ठीक है। सो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 194। सो मेरे पास आ जाएगा F must be less than or equals to 18, एंड दैट विल बी 194 बाई 3, उसी में फॉर्मेट पे रहने दो, 194 बाई 3 न्यूटन। तो T1 जो आएगा, सॉरी T2 जो आएगा मेरे पास, ठीक है, पहले T0 जो है वो 4.5 सेकेंड पे है, T1 जो है वो 9 सेकेंड पे है, T2 जो होगा वो डिवाइडेड बाई 2 यानी 97 बाई 3 सेकेंड। ठीक है, दैट विल बी 97 बाई 3 सेकेंड। इतने टाइम पे हमारा जो T2 है वो हमारा होने वाला है। एंड उसके बाद जो है B एंड C,
सेपरेट्स, ठीक है, बी एंड सी जो है वो मेरा सेपरेट कर जाएगा। एंड बी एंड सी सेपरेट करने के बाद ए का तो 1 पे फिक्स हो गया है, बी के ऊपर अगर मैं देखूं तो इस तरफ 2 लग रहा है और इस तरफ 25 लग रहा है, दिस इज 3, तो A2 जो हो जाएगा दैट विल बी 23/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बी का ये वाला एक्सीलरेशन पे हमारा फिक्स हो जाएगा वैल्यू। एंड लास्ट जो है वो है हमारा सी, पीछे की तरफ 25, यहां पर जो है 9, तो F -34 दैट विल बी इक्वल्स टू 4A3, तो A3 जो आ जाएगा दैट विल बी F -34/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मेरे ख्याल से ये चीज हमें समझ में यहां पर आ गया है, राइट। तो सारे एक्सीलरेशंस जो है वो हमने लिख दिए हैं। तो यहां पर हमारे पास स्टार्टिंग से चालू करते हुए सारे के सारे टाइम भी आ गया है। सो इफ वी प्लॉट द ग्राफ इन दिस सिनेरियो, तो ये है मेरा एक्सीलरेशन एक्सिस और ये है मेरा टाइम एक्सिस। स्टार्टिंग पे ध्यान दो, जहां तक ना 4.5 सेकेंड आएगा तब तक तो कोई हिलेगा भी नहीं, तो 4.5 सेकेंड तक तो सब कुछ एब्सोल्यूट रेस्ट पर होगा। नाउ 4.5 सेकेंड के बाद हमारा ये एक्सीलरेशन 5/9 - 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव करेगा, एंड दैट विल हैपन अप टू कहां पर, t इज इक्वल्स टू 9 सेकेंड तक। और उसके बाद जो सबसे ऊपर वाला है उसका एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में फिक्स हो जाएगा। जो बीच वाला है स्टार्टिंग में तो ऐसे ही रहेगा, उसके बाद भी ऐसा ही रहेगा, लेकिन उसके बाद विद अ हायर स्लोप ये बढ़ता चला जाएगा, विद अ हायर स्लोप ये हमारा बढ़ता चला जाएगा। और अगला सेपरेशन दैट विल हैपन एट 97/3 सेकेंड, एंड उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा, एंड दैट कांस्टेंट एक्सीलरेशन विल बी, इसको मैंने निकाला हूं, 23/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह है मेरा A2 का ग्राफ। और लास्ट वाला पार्टिकल के बारे में अगर हम देखें तो पहले तो ऐसा ही चलेगा, उसके बाद तीनों साथ में चलेगा, उसके बाद ये दोनों साथ में चलेगा, और यहां पर जो स्लोप है उससे भी ज्यादा स्लोप के साथ ये हमारा बढ़ता रहेगा। सो दिस इज माई A3, दिस इज माई A2 एंड दिस विल बी माई A1। ये है मेरा तीनों का एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। सो 3 बॉडी सिस्टम का बेसिक आइडिया जो है वो मैं तुम लोगों को यहां पर दे चुका हूं। अब मैं 2 बॉडी और 3 बॉडी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करने वाला हूं। लेट्स सी।